वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एसक्यूएल के डेटाबेस में हम किसी भी तरह के डाटा को किस तरह इंसर्ट करेंगे। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है वो आप किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा एक्सेल की फाइल में है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ डाटाबेस होती है या और किसी किस्म का कोई भी डाटा है आपके पास एक्सेल में, तो वो आप उसको किस तरह एसक्यूएल में माई एसक्यूएल वर्क बेंच अगर आप यूज़ कर रहे हैं या वैसे एसक्यूएल के लिए कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आप एसक्यूएल में जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो उसके अंदर आप किसी भी तरह का डाटा इंसर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें वो आपको बता देता हूं कि जब भी आपने एसक्यूएल के ऊपर काम करना तो आपने जैम इंस्टॉल किया हो या वैम इंस्टॉल किया हो या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हो, बेहतर है कि आप जैम को इंस्टॉल करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले अपाची जो है उसको ऑन कर लेना। जब आप इसका जैम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो उसमें आपने सबसे पहले ये दो ऑप्शन जो हैं इनको ओपन कर लेना है, ऑन कर लेना है। सबसे पहले ऐसे होंगे, इनको आपने स्टार्ट कर लेना है, अपाची को भी और माई एसक्यूएल को भी। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच डेटाबेस के ऊपर जब आपने काम करना है, माई एसक्यूएल के ऊपर काम करना है, तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये है कि आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच इस्तेमाल कर लें जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर एक मिल जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं यूज़ करना तो आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर आपने ऑनलाइन यूज़ करना है तो जैम्प के ऊपर जब आप एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपने PHP माई एडमिन में चले जाना है। PHP माई एडमिन में जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे भी इसको ये सेकंड ऑप्शन जो है एसक्यूएल वाला, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप सेम वही काम कर सकते हैं जो आप एसक्यूएल माई एसक्यूएल वर्क बेंच जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहाँ पे आप माई एसक्यूएल या एसक्यूएल का काम कर सकते हैं, एसक्यूएल की क्यूरीज को लिख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा बेहतर है कि आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच यूज़ कर लें। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। ओरेकल के बाद ये वाला अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं एसक्यूएल के लिए। इसके बाद जो है चीज़ है वो आ जाती है डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करना होता है सबसे पहले हमने। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप डेटाबेस क्रिएट इसके ऊपर माई एसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर काम कर रहे हैं या आप इधर काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने का जो क्यूरी है वो सेम क्यूरी है, हर जगह पे भी आप सेम ही यूज होती है। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके, या तो आप यहाँ पे जाके क्यूरी लिख लें, आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद आपने डेटाबेस जो भी क्रिएट करना है उसका आपने नेम देना होता है। फर्ज कर लो हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम कर लेते हैं एसक्यूएल कोर्स। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि जब भी आपने डेटाबेस का नेम देना है तो डेटाबेस का नेम आप जब भी देंगे इस तरह आप उसको कंबाइन दें। अगर आप उसको सेपरेट देना चाहते हैं, अलग-अलग करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते, आप उसके अंदर अंडरस्कोर दे सकते हैं। इस तरह ये अंडरस्कोर लगा के आप डेटाबेस का नेम क्रिएट कर सकते हैं, या आप इसके बगैर इस तरह कंबाइन वर्ड यूज़ कर लें। ठीक है, इसके बाद आपने कोमा लगाना है। ठीक है, सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाने के बाद आपने इस क्यूरी को रन करना है, तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्यूरी अगर आप इधर माई एसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर लिखेंगे सेम, इसके बाद आपने ये जो बटन है जिसके ऊपर मेरा अभी कर्सर है इसको आपने प्रेस करना है तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा डेटाबेस क्रिएट करना है अगर आपने, तो वो भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ अगर आपने वहाँ से डेटाबेस क्रिएट नहीं करना। इसके अलावा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है कि ये फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है डेटाबेस, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारे डेटाबेसेस क्रिएट किए हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किए होते हैं डेटाबेसेस, कुछ मैंने यहाँ पे डेटाबेस खुद क्रिएट किए हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ नाम का डेटाबेस है। उसके बाद ये जो डेटाबेसेस जो हैं ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे शॉप
शॉपर बाजार जो है ये मैंने खुद क्रिएट किया हुआ। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप डेटाबेस वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ के ऊपर आपने क्रिएट डेटाबेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने नेम दे देना है। और यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ सेम वही SQL COUR, ये मैंने लिखा हुआ है SQL कोर्स डेटाबेस का नेम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब ये देख लें कि यहाँ पे SQL कोर्स के नाम से एक डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको नजर नहीं आ रही जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इसके ऊपर वाला जो डेटाबेस है शॉपर बाजार, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नजर आएंगी, टेबल्स वगैरह क्रिएट किए होंगे क्योंकि उसके अंदर चीज़ें डाटा मैंने इंसर्ट किया हुआ है। ये SQL वाला जो डेटाबेस है इसके अंदर अभी हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया, कोई कॉलम, कोई रो वगैरह, कोई डाटा इंसर्ट नहीं किया, इसलिए ये एम्प्टी है। ठीक है, अब सेम जब आपने ये डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ तो ये आपको इधर MySQL वर्कबेंच में भी नजर आएगा। MySQL वर्कबेंच को जब आप ओपन करते हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। MySQL वर्कबेंच को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्शन बना हुआ होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये कनेक्शन कैसे बनाते हैं, प्लस के ऊपर आपने साइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कनेक्शन नेम आपने देना है, जो भी आप नेम रखना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। समटाइम्स वो आपसे पासवर्ड भी पूछता है कि पासवर्ड, आपको कहता है कि पासवर्ड इंसर्ट करो, उसके बगैर आपका ये कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। तो पासवर्ड इंसर्ट करने के लिए आपने ये पासवर्ड के ऊपर ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने किसी और चीज़ को चेंज नहीं करना। ठीक है, ये कनेक्शन जब आप क्रिएट कर लेंगे तो वो कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसके ऊपर कनेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपका कनेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो डेटाबेस अभी हमने किया था क्रिएट, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए SQL कोर्स के नाम से। ठीक है, ये सेम डेटाबेसेस वही आपको नजर आ रहे हैं। जहाँ अगर आपको ये डेटाबेसेस ना नजर आ रहे हैं तो आपने ये ऊपर रिफ्रेश का साइन बना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो सारे डेटाबेसेस जितने भी क्रिएट किए होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। ये टेस्ट डेटाबेस के ऊपर जो है SQL कोर्स जो अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, ये देखिए। अब मेन बात जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने इस टेबल के अंदर जब डाटा इंसर्ट करना है, कोई भी हमने डाटा इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम एक क्यूरीज की इंसर्ट की जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर हम दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सिंगल रो का भी कर सकते हैं, या हमारे पास मल्टी रोज की जो क्यूरीज होती है वो भी हम इंसर्ट करते हैं, वो भी यूज़ करके हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डाटा काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आप किस तरह इंसर्ट करेंगे? फिर उसमें यह है कि अगर आप डाटा आपके पास काफ़ी ज़्यादा है तो उसको अगर आप क्यूरीज के ज़रिए इंसर्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास SQL की कोई फाइल्स है उसमें डाटा है, जैसे अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, मेरे पास ये SQL की फाइल्स है, उसकी SQL कह रहा हूँ, एक्सेल की फाइल है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें अभी एक्सेल की फाइल है, इसके अंदर मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ये डाटा देख लें कि काफी ज्यादा रोज हैं। ठीक है, ये रोज चेक कर लें, वे ये 1000 रोज हैं। ठीक है, अब इनको अगर मैं एक एक लाइन के हिसाब से इंसर्ट करूंगा, एक एक कॉलम के हिसाब से इंसर्ट करूंगा तो मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम इस पूरी की पूरी एक्सेल फाइल के अंदर जितना भी डाटा है उसको एक ही दफा हम अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दें। तो वो हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, इस चीज को करने के लिए आपने ये जो एक्सेल की फाइल होती है, जो भी एक्सेल की फाइल होती है, इसकी एक्सटेंशन जो होती है वो .xl होती है। ठीक है, अभी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। अभी ये एक्सेल की फाइल जो है इसको मैं ओपन करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। यहाँ पे जो इसकी ये देखें एक्सटेंशन टाइप ऑफ फाइल जो नजर आ रहा है, या आगे लिखा हुआ .xlxsx, ये एक्सटेंशन है इसकी। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है CVS फाइल्स में, CSV फाइल्स में। ठीक है, वो आप इंसर्ट इसको कैसे करेंगे उसमें कन्वर्ट, वो कन्वर्ट करने का बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे फाइल्स के ऊपर जाएं, उसके बाद आपने सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद जहाँ पे भी आपने इसको सेव करना है वो आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं अभी इसको डेस्कटॉप के ऊपर कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर जब आप जाएंगे, यहाँ पे फाइल नेम हमारा एम्प्लॉयज डाटा आ रहा है, सेव एज टाइप, इसको आपने चेंज करना है। सेव एज टाइप को जब आपने चेंज करना है तो यहाँ पे आपने जाना है CSV फाइल्स होगी, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे अभी हम ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे देखें CSV ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, काफी ज्यादा आ रहे होंगे, लेकिन ये वाले आपने यूज नहीं करने। इसमें मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये वाला जो है CSV डेलिमिटेड, ठीक है, ये वाला जो है
ये आपने यूज़ करना है। टाइप ये वाली टाइप आपने यूज़ करनी है। ये हमने टाइप यूज़ कर लिया है। डेस्कटॉप के ऊपर हम सेव कर रहे हैं। डाटा का नाम क्या है, एम्प्लॉइज डाटा। ठीक है, सेव में इसको कर देता हूँ। अब वो हमसे पूछ रहा है सम फीचर्स इन योर वर्कबुक माइट बी लॉस्ट इफ यू सेव इट एज CSV। ये कौन से फीचर्स जो हैं वो कह रहा है कि लॉस्ट होंगे, मतलब कि जो अभी हम यहाँ पे एक्सेल्स की फाइल में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है अगर हमारा फॉर्मेट चेंज होगा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन अभी हम एक्सेल के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे, इसको हम डेटाबेस के अंदर लेके जा रहे हैं SQL के अंदर, तो इसलिए हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं हम इसको चेंज कर दें, तो हम कहेंगे यस। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ डेस्कटॉप के अंदर। ये डेस्कटॉप के ऊपर आ गए हैं। ये वाली जो मेरी फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। अब यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल में देखें CSV फाइल आ रहा है। ये हमारी फाइल तब्दील हो चुकी है। इसको अभी हमने इंसर्ट करना है अपने SQL में। इसको SQL में इंसर्ट करने के लिए अभी हमारे पास डेटाबेसेस अगर तो एक हो तो फिर कोई मसला नहीं। अगर आपके पास डेटाबेसेस ज़्यादा हो तो आपने सबसे पहले बताना है कि आप इस डाटा को किस डेटाबेस के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे यूज़ की, कि हम यूज़ करना चाह रहे हैं किसको, कौन से डेटाबेस को यूज़ करना चाह रहे हैं वो अभी हम बताएंगे। जो डेटाबेस हमने यूज़ करना है उसको हमने सिलेक्ट करना है पहले। अभी हम जो इंसर्ट करना चाह रहे हैं ये एम्प्लॉइज़ नाम का जो डेटाबेस है, ये भी MTS के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें इंसर्ट करके बताता हूँ। अभी ये जो डेटाबेस अभी हमने SQL कोर्स के नाम से जो डेटाबेस क्रिएट किया था, इसको आप किस तरह डिलीट कर सकते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड पे बताऊँगा। अगर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हों, उसमें से कोई डेटाबेस आपने डिलीट करना हो या आपने वैसे ही बनाया हो प्रैक्टिस के लिए, या गलती से कोई डेटाबेस बन गया उसको आपने किस तरह डिलीट करना है वो मैं आपको इसी वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ये डेटाबेस अगर आप SQL के ऊपर काम कर रहे हैं वहां से आपने कैसे डिलीट करना है, या अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो तभी आपके पास इसी तरह डेटाबेस क्रिएट होते हैं। तो आप डेटाबेस किसी को भी डेटाबेस को किस तरह डिलीट करेंगे वो आपको मैं इसी वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉइज के नाम से जो डेटाबेस है। ये मैं कह रहा हूँ कि इस डेटाबेस को सिलेक्ट किया जाए। ये क्यूरी जो है इसको मैं रन कर देता हूं। अब यहाँ पे नीचे देखें आउटपुट जो है, आउटपुट में हमें वो बता रहा है कि आपका जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट हो चुका है। एक्शन में वो बता रहा है यूज एम्प्लॉइज, ये डेटाबेस हमारा यूज हो चुका है। अब इसमें हमने ये टेबल जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे टेबल डाटा इंपोर्ट विजार्ड आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है डेटाबेस आप कहाँ से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, पाथ दें उसको। यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है टेबल डाटा इंपोर्ट अलाउज यू टू इजीली इंपोर्ट CSV जेसन डाटा फाइल्स। कोई भी जेसन डाटा फाइल्स जो होंगी वो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उसके अलावा CSV फाइल्स। ठीक है, आपके पास एक्सेल की फाइल थी उसको हमने कन्वर्ट किया CSV फाइल में। ठीक है, उसके बाद उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तभी मैं पाथ देता हूँ कि हमारा डेटाबेस कहाँ पे पड़ा हुआ है। फाइल ब्राउज के ऊपर जाता हूँ, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया हुआ था एम्प्लॉइज डेटाबेस के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ CSV फाइल्स, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ये मेरा एम्प्लॉइज डाटा डॉट CSV फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट डेस्टिनेशन टेबल एंड एडिशनल ऑप्शंस में यूज एग्जिस्टिंग टेबल। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल्स पड़े हुए हैं किसी और डेटाबेस में, उसके अंदर आपने लेके जाना है। फर्ज कर लें कि ये एम्प्लॉइज नाम का डेटाबेस है। ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर मैं मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकता हूँ डिफरेंट नेम के साथ। तो यहाँ पे अगर हमारे एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल डेटाबेस टेबल्स क्रिएट हुए हैं तो वो आपसे पूछ सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग जो टेबल्स आपने क्रिएट किए हुए हैं उनमें से किसी टेबल के अंदर ये डाटा इंसर्ट करना है। ठीक है, अगर तो हमारे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट किए होंगे, जैसा कि ये एम्प्लॉइज नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर अगर मैंने पहले से कोई मल्टीपल टेबल्स क्रिएट किए होंगे तो वो यहाँ पे मुझे नजर आएंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इस ऑप्शन से कि मैंने इस टेबल के अंदर इस डाटा को इंसर्ट करना है। या वो आपसे पूछ रहा है कि क्रिएट न्यू टेबल, वो कह रहा है कि ये एम्प्लॉइज नेम का डेटाबेस जो है, यहाँ पे ये देखें सारे डेटाबेसेस आ रहे हैं। हमने अभी यूज किया है एम्प्लॉइज नेम का डेटाबेस। वो कह रहा है एम्प्लॉइज नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर टेबल क्रिएट कर दो, कौन सा
एम्प्लॉइज डाटा के नाम से। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी टेबल का नेम रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल यही रख देंगे। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। वो कह रहा है कि अगर ये जो नेम हमने यूज किया अगर ये सेम इसी नेम का टेबल हो तो उसको ड्रॉप कर दो। तो इसको अभी हम ड्रॉप नहीं करना चाह रहे, ठीक है। क्रिएट, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई टेबल नहीं है, इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी हमने जो डाटा यूज किया था ये वाला डाटा, इसमें ये देखें ये वाला कॉलम है एक, इसमें आपके न्यूमेरिक लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपके नेम्स लेटर्स हैं, फिर लेटर्स हैं, फिर लेटर्स हैं, उसके बाद फिर नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अभी हमने डेटाबेस जो अभी इंसर्ट कर रहे हैं, आपने अभी बताना है कि हर जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी डाटा टाइप क्या है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आईडी नाम का जो हमारा बनेगा कॉलम, उसके अंदर जितना भी डाटा इंसर्ट होगा रोज की सूरत में, जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं उसकी डाटा टाइप क्या है, वो पूछ रहा है। आईडी नाम का जो कॉलम है उसमें जो डाटा है उसका डाटा टाइप क्या है, हम बता रहे हैं इंटीजर डाटा टाइप है। उसके बाद नेम्स नाम का जो कॉलम है उसमें टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट रख लें या इसके अंदर आप स्ट्रिंग उसमें कोई भी डाटाबेस रख सकते हैं। टेक्स्ट अभी हम रखना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं 22 जो है डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट किया हुआ। जैसा कि एज के अंदर नंबर्स आ रहे हैं तो उसने इंटीजर कर दिया है, बाकी के अंदर टेक्स्ट आ रहा है तो उसने उसके लिए दूसरी चीजें यूज की हुई हैं। तो ये आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये नीचे आपको सारा डाटाबेस नजर भी आ रहा है, ठीक है, जो भी अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है फॉलोइंग टास्क विल नाउ बी परफॉर्म्ड, प्लीज मॉनिटर द एग्जीक्यूशन, प्रिपेयर इंपोर्ट डाटा फाइल्स, क्लिक नेक्स्ट टू एग्जीक्यूट। अभी हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये डाटा अभी हमारा जो है इंसर्ट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। डाटा इंपोर्ट हो रहा है, वो हमारी जो CSV फाइल्स थी वहां से हमारा डाटा जो है हमारे SQL में डाटाबेस में इंसर्ट होना शुरू हो गया। ये नीचे आप देखें, ये नीचे भी इंसर्ट आपको वो बता रहा है कि रोज जो भी हैं उनके अंदर हमारा डाटा इंसर्ट होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये डाटा इंसर्ट होता है तो फिर मैं आपको ये डाटा ओपन करके भी चेक करवाता हूँ कि ये प्रॉपर हमारा डाटा ओपन हुआ है या नहीं, इंसर्ट हुआ है या नहीं। अभी यहाँ पे हमारा डाटा जो है सारा का सारा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे उसने बता भी दिया है फिनिश्ड परफॉर्मिंग टास्क, ठीक है। क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, फिनिश के ऊपर हम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे वो बता रहा है कि 1000 रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारा 1000 रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। इसके ऊपर हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको डेटाबेस जो है यहाँ पे हम एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें हमारा जो है टेबल जो है वो क्रिएट, टेबल्स के अंदर टेबल जो है, टेबल्स जो हेडिंग है इसके अंदर हमारा एम्प्लॉय डाटा के नाम से हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि इसके अंदर डाटा हमारा है या नहीं। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ये सारा का सारा डाटा जो है वो हमारा इंसर्ट जो हुआ था वो आपको चेक करवा देगा। ये देखिए, ठीक है, 1000 रोज जो है वो हमारी इंसर्ट हो चुकी थी। ये ऊपर देखें, ये टेबल में जो कॉलम नेम थे वो भी सारे के सारे आपको नजर आ रहे होंगे। सारा का सारा हमारा डाटा जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी ऊपर चेक कर लें कि ये वाली सिलेक्ट उसने क्यूरी भी यूज करके आपको बताई हुई है, ठीक है। वैसे ही ये वाली जो क्यूरी है हम यूज करते हैं डाटा देखने के लिए, किसी भी डाटाबेस के अंदर जो टेबल क्रिएट किया होता है उसके अंदर जो डाटा होता है उसको हम देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे। सिलेक्ट स्टैटिक जो होता है वो ऑल के लिए होता है कि पूरा का पूरा डाटा जो है टेबल के अंदर वो हमें दिखाया जाए। स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डाटाबेस के अंदर जो है वो जितना भी डाटा है वो इसके अंदर जो आगे टेबल का नेम है वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज डाटा, ये देखिए ये टेबल का नेम हमें वो बता रहा है, ठीक है। वो टेबल का नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, इस क्यूरी को हम रन करेंगे। अब यहाँ पे चेक कर लें कि वो हमारे पास यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। अभी हमने क्या मिस्टेक की है कि जो हमारा डेटा बेस के अंदर टेबल हमने क्रिएट किया उसमें हमने स्पेस दी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। स्पेस देंगे तो यहाँ पे एरर देगा। अब इसका हल क्या है, इसको हम अगर हम रीनेम कर देंगे तो फिर हमारा ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे अल्टर टेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको बैक कर दो, ठीक है।
उसके बाद आपने एम्प्लॉय करना है। यहाँ पे मैंने स्पेस ख़त्म कर दी है और इसके अंदर अगर आप अंडरस्कोर लगाना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका नेम जो है वो मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ कैपिटल लेटर में, एम्प्लॉय डाटा, यहाँ पे मैं इसको अंडरस्कोर भी दे देता हूँ। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि अप्लाई चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, ओके कर देते हैं। हमारा जो टेबल क्रिएट हो चुका है। अल्टर टेबल वो कह रहा है एम्प्लॉइज डाटा पहले हमारा ये था, उसके अंदर स्पेस थी, रीनेम हमने कर दिया है, ये वाला आ गया। अप्लाई कर दो, ठीक है, फिनिश कर दो, फिनिश हो गया। अभी हम इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज, पेज को रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू एसक्यूएल कमांड ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं भी आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। पहले हमने यहाँ से भी चेक किया था। ये टेबल का जो ऑप्शन बना रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सारा का सारा डाटा जो भी है वो शो करवा देगा। लेकिन अगर आप क्यूरी के जरिए जाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे सिलेक्ट, कैपिटल लेटर में भी आप लिख सकते हैं सिलेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे स्टैटिक, उसके बाद हम बताएंगे कौन सा, ठीक है, टेबल नेम, उसके बाद अभी हम बताएंगे एम्प्लॉय। अभी वो हमसे पूछ रहा है डेटाबेसेस के अंदर जो भी हमारे टेबल्स क्रिएट होंगे वो आप शो करवा देगा। अभी हमारा एक ही टेबल है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, इसकी को मैं रन कर देता हूँ। ये देखें सारा का सारा डाटा जो है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा नजर आ रहा है। अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, कुछ कॉलम्स जो हैं वो आप शो करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप शो करवा सकते हैं। अगर आप सारा नहीं देखना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट, फिर उसके अंदर ये है कि आपको यहाँ पे कॉलम्स के नेम देने पड़ेंगे कि कौन कौन सा कॉलम आपने जो है वो शो करवाना है। जैसे कि मैं कह देता हूँ आईडी वाला एक मुझे शो करवा दो, उसके बाद नेम वाला कॉलम, नेम जो इनके लेटर्स के स्पेलिंग हो गए वो आपने करेक्ट लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कह देता हूँ कि जॉब टाइटल जो है वो मुझे शो करवा दो। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जेंडर शो करवा दो। ठीक है, ये वाला, ये मैंने अभी बता दिया कि सिलेक्ट करो ये वाले कॉलम्स को फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय डाटा, ये डाटा जो है टेबल क्रिएट किया हुआ है ये, इसको मैं अभी सिलेक्ट कर देता हूँ। ये 1 2 3 और 4 हमारे 4 कॉलम्स हमें अभी शो होंगे, 1 2 3 और 4, ये हमारे 4 कॉलम शो हो गए हैं। तो फिर इसके बाद आप किसी भी तरह का इसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है वो आपकी मर्जी है। जिस तरह का भी आपको चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्यूरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये डाटा आपको इस तरह नजर आ जाएगा। अभी इसकी वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह डाटा जो है वो मल्टीपल जो रोज होती हैं या काफ़ी बड़ा डाटा होता है उसको आप किस तरह डाटाबेस के अंदर एक ही दफ़ा इंसर्ट कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको MySQL वर्कबेंच के अंदर जो है डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करना सिखाया है। तो अभी एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको Oracle जो सॉफ्टवेयर है वहां पे भी इसी तरह आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी वीडियो के एंड पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डाटाबेस को किस तरह डिलीट करना है। ठीक है, डाटाबेस यहाँ पे ये देख लें सभी डाटाबेसेस आ रहे हैं। इसको अगर आपने डिलीट करना हो तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने ड्रॉप स्कीमा जो नजर आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाटाबेस जो है ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे ये टेस्ट नेम का डाटाबेस है और यहाँ पे भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे हम एडमिन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, PHP माई एडमिन पे जाते हैं। यहाँ पे भी ये देखें टेस्ट नेम का एक डाटाबेस आ रहा है। तो मैं आपको दोनों जगह से डाटाबेसेस को कैसे डिलीट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से अगर आपने डाटाबेस को डिलीट करना है तो आप यहाँ से ड्रॉप स्कीमा के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है रिव्यू SQL है या ड्रॉप नो हम कर रहे हैं। यहाँ से ये वो देखें डाटाबेस डिलीट हो चुका है। ठीक है, टेस्ट नेम का जो डाटाबेस यहाँ पे नजर आ रहा था अभी मैं आपको यहाँ पे भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे अभी डाटाबेस आ रहा है, मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से भी वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये एक तरीकेकार था कि अगर आप MySQL वर्कबेंच को यूज कर रहे हैं तो आप किस तरह किसी भी डाटाबेस को डिलीट करेंगे। दूसरा, अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, लोकल होस्ट के ऊपर, ठीक है, इधर आप अगर आप SQL के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप डाटाबेस को कैसे डिलीट करेंगे। फर्ज कर लो कि ये SQL कोर्स के नाम से जो डाटाबेस है इसी को अगर हमने डिलीट करना है, इसको मैं ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये हमारा डाटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आपने जाना है ऑपरेशंस। ठीक है, ये ऑपरेशंस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आ रहे हैं ये रिमूव डाटाबेस के नीचे ये आप चेक करेंगे ड्रॉप द डाटाबेस को ड्रॉप अगर आपने करना है तो ठीक है, ये उसके लिए ऑप्शन है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये डाटाबेस जो है ये डिलीट हो जाएगा। इसको हम ड्रॉप करते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि वाकई आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं इस डाटाबेस को, हम कह रहे हैं कि ओके कर दो डिलीट। ये देखिए हमारा डाटाबेस यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, SQL कोर्स के नाम से। अभी मैं आपको MySQL वर्कबेंच को भी ओपन करके बताता हूँ। ये देखिए अभी नज़र आ रहा है, इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ।
ये देखिए यहाँ से वो डेटाबेस डिलीट हो चुका है। तो इस तरह आप किसी भी डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दोनों जगह से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप किसी भी डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं।